हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक है वो जस्ट आपके जो प्रीवियस टॉपिक में मैंने पढ़ाया था उसी से आगे हम बढ़ेंगे। तो प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था कि ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन। ठीक है, वहां पे हमने ये एज्यूम किया था कि एक ट्रांसफार्मर है और उसके अक्रॉस हमने कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं किया है। अब यहाँ पे जो मैं केस कंसीडर करूंगा वहां पे मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैं अब लोड कनेक्ट करूंगा। ठीक है, वहां पे एक एजम्पशन अगर आपको याद हो तो मैंने और किया था कि ट्रांसफार्मर में जो कंडीशन थी, जो ट्रांसफार्मर मैंने एज्यूम किया था वहां पर सभी लॉसेस को मैंने जीरो माना था। ठीक है, सभी लॉसेस को जीरो मानने का रीजन ये था कि जब हम लोड को ओपन करते हैं, यानी जब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, अगर यहाँ पे लोड ओपन है तो यहाँ से जो भी करंट जा रही है, जो भी करंट मैं यहाँ से I2 एज्यूम कर रहा था, वो करंट क्या था, बहुत ही कम था या जीरो था। जीरो ही था, अगर प्रैक्टिकल आइडियल केस में देखें तो जीरो था। तो अगर ये करंट जीरो था तो उस वक्त यहाँ से जो करंट इनपुट साइड में जो करंट फ्लो कर रही थी वो मैंने एज्यूम किया था I0। I0 करंट क्या था, अगर याद होगा पिछले लेक्चर में, I0 करंट इज द करंट विच फ्लोज थ्रू द प्राइमरी साइड व्हेन द सेकेंडरी इज ओपन। अब होता क्या है कि ये जो I0 करंट की जो वैल्यू होती है ये बहुत ही कम होती है। तो नो लोड कंडीशन में हम अगर चाहे तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस मीन जो कॉयल है इसमें जो रेसिस्टिव पार्ट है या जो रिएक्टेंस पार्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, नलीफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो लॉसेस बहुत ही कम होगा, या फिर एज्यूम नहीं कर सकते जैसा कि हमने प्रीवियस केस में किया था। लेकिन जब भी ट्रांसफार्मर हम लोड कंडीशन में डिस्कस करेंगे तब हम इस चीज को नलीफाई नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि अगर यहाँ पर मैं ट्रांसफार्मर देखूं तो अब I0 से ज्यादा करंट यहाँ पर फ्लो करेगा, और अगर I0 से ज्यादा करंट फ्लो करेगा इसका मतलब हमें यहाँ पर ट्रांसफार्मर को प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एज्यूम करके करना पड़ेगा। तो पहला चीज तो ये है कि ट्रांसफार्मर ऑन लोड कंडीशन में मैं जो ट्रांसफार्मर एज्यूम कर रहा हूं, जो ट्रांसफार्मर मैं मानूंगा यहाँ पे वो एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होगा। इट मीन्स दैट इट हैज द लॉसेज आल्सो। ब्रॉडली जो लॉसेज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेज इन ए ट्रांसफार्मर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आइडियल ट्रांसफार्मर एंड द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि अगर ट्रांसफार्मर के अक्रॉस में लोड लगा रहा हूं तो क्या क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज, ये जैसी लोड में यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो अब लोड के थ्री टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट फर्स्ट कैसा लोड हो सकता है, इसके अक्रॉस मैं रेसिस्टिव लोड कनेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, रेसिस्टिव लोड, या इसका मतलब यहां पर जो मैं लोड कनेक्ट करूंगा V2 पे वो एक रेसिस्टिव लोड हो सकता है। तो देखिए रेसिस्टिव लोड यहां कहने का मतलब क्या है कि इसका पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर मैं 1 एज्यूम कर रहा हूं, मींस cos फाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस में मैं एज्यूम कर सकता हूं कि ये एक इंडक्टिव लोड के क्रॉस कनेक्टेड हो। इंडक्टिव लोड, अब इंडक्टिव लोड से आप ये मत समझिए कि इंडक्टिव लोड मतलब प्योर इंडक्टिव सर्किट, तो वहां पे तो लॉसेज जीरो हो जा रहे थे। ठीक है, तो यहां पे मैं जिम कर रहा हूं इंडक्टिव लोड का मतलब ये है कि जो हमारा पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, लैगिंग, लैग करेगा, लैगिंग होगा। करेक्ट, ठीक है। और थर्ड लोड जो मैं डिस्कस कर सकता हूं वो आएगा आपका कैपेसिटिव लोड। क्या आएगा, कैपेसिटिव, कैपेसिटिव लोड। और कैपेसिटिव लोड कहने का मेरा मतलब क्या हुआ, यहां पर जो मेरा पावर फैक्टर है वो क्या है, लीडिंग है। तो ये मैं कह सकता हूं कि यहां पर टोटल तीन केसेस बनेंगे जब भी हम लोड कनेक्ट करेंगे। एक वो केस बनेगा जहां पर पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होगी, यानी पावर फैक्टर यूनिटी होगा। एक वो केस बनेगा जहां पर पावर फैक्टर की वैल्यू लैग करेगी, लैग करेगी मींस इंडक्टिव की तरह काम करेगा। और एक वो पावर फैक्टर होगा जहां पे पावर फैक्टर की वैल्यू लीडिंग होगी, जिसे हम कैपेसिटिव लोड से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं यहां पर देखूं एक चीज और देखिए, अगर I2 और V2 को मैं एज्यूम करके चलता हूं यहाँ पे I2, तो I2 और V2 का फेज, I2 एंड V2 फेज, कितना फेज डिफरेंस होगा, क्या फेज होगा, दैट इज डिसाइडेड बाय, दैट इज डिसाइडेड बाय, दैट इज डिसाइडेड बाय द लोड कनेक्टेड। करेक्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कितना लोड कनेक्ट कर रहे हैं, कैसा लोड है, इंडक्टिव है, कैपेसिटिव, उस पर I2 और V2 की वैल्यू डिपेंड करेगी। ठीक है, और अगर मैं इनपुट का फेज एंगल देखूं, अगर इनपुट में मैं फेज एंगल देखूं तो वो किस पे डिपेंड करेगा, V1, और यहां पे जो करंट फ्लो करेगी, अब I0 करंट नहीं होगा, कुछ और करंट होगा, वो हमें भी डिस्कस करेंगे, उस पर डिपेंड करेगा कि इनपुट का क्या है। ठीक है, तो
सबसे पहले मुझे इसमें क्या क्या डिस्कस करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि लोड कंडीशन में एक ट्रांसफार्मर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, फेजर डायग्राम बनाना है मुझे। फेजर डायग्राम तीनों कंडीशन के लिए बनाना है, रेसिस्टिव के लिए भी, इंडक्टिव के लिए भी और कैपेसिटिव के लिए भी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप रेसिस्टिव के लिए अगर आप फेजर डायग्राम को अच्छे से समझ जाते हैं तो इंडक्टिव और कैपेसिटिव के लिए आप इजिली ड्रॉ कर सकते हो, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब आइए एज्यूम करते हैं कि ये एक मेरा ट्रांसफार्मर है। ठीक है, स्टेप अप है स्टेप डाउन वो मैं अभी एज्यूम नहीं कर रहा, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये, इसको मैं N1 एज्यूम कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है इसको मैं N2 एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पर इनपुट है और यहाँ पर मैंने लोड कनेक्ट किया, ठीक है, कोई भी मैं जनरलाइज यहाँ पे मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, लोड कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही आप यहाँ पे लोड कनेक्ट करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे लोड कनेक्ट करेंगे क्या होगा, ये I2 करंट यहाँ पर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जब तक यहाँ पर ओपन था तब तक I2 करंट नहीं फ्लो कर रहा था, लेकिन अब I2 करंट यहाँ पर फ्लो करेगा। अब जैसे ही, अब देखिए जब यहाँ से I2 करंट फ्लो करेगा तो इस कॉइल में भी फ्लो करेगा, करेक्ट। अब इस कॉइल में I2 करंट जब फ्लो करेगा तो एक फ्लक्स स्टेब्लिश करेगा। ठीक है, एक फ्लक्स, तो आपने मैग्नेटाइजेशन वाला जिसको मैंने फाई से रिप्रेजेंट किया था वो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इन केस ऑफ ए नो लोड कंडीशन। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि इसमें एक फ्लक्स ऑलरेडी है और इस फ्लक्स की वैल्यू मैं एज्यूम करता हूं कि ये फाई है। ठीक है, ये फाई जो हमारा कांस्टेंट फाई पहले फ्लो कर रहा था, और ये फ्लक्स क्यों था, ड्यू टू दिस नो लोड करंट। तो ये फाई को मैं कह सकता हूं कि दिस फाई इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू एन नॉट मीन्स N1 आई नॉट, करेक्ट, इसके प्रोपोर्शनल हो रहा है। अभी क्या चेंजेस आया कि यहां पर I2 को मैंने यहां पर कनेक्ट किया, सॉरी लोड को कनेक्ट किया, तो I2 यहां से फ्लो करना स्टार्ट किया। जैसे ही I2 फ्लो करना स्टार्ट किया तो अब क्या चेंजेस आएंगे यहाँ पे, ड्यू टू दिस I2 यहां पर एक फ्लक्स और जनरेट होगा इस कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में। सो ड्यू टू लोड वी कैन से, ड्यू टू लोड, ड्यू टू लोड I2 करंट, I2 current starts flowing, starts flowing, and this current, and this current induced flux in the secondary, flux in the secondary। ठीक है, सेकेंडरी में एक फ्लक्स लिंक करेगा इन द सेकेंडरी, और उस फ्लक्स को मैं एज्यूम कर लेता हूं, दैट फ्लक्स आई एज्यूमिंग एज ए फाई टू। नाउ व्हाट्स हैपन, यहां पे जो फाई टू जनरेट होगा इस कॉइल में, अब ये फाई टू क्या करेगा, दिस फाई टू एक्चुअली अपोज दिस फाई। सो व्हाट्स हैपन, दिस फाई टू, दिस फाई टू, फाई टू अपोज, अपोज फाई। ठीक है, अब ये फाई टू अगर फाई को अपोज कर रहा है तो इस फाई की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। ध्यान से समझिए, मैंने क्या आपको कहा, I2 लोड करंट में फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसके चलते जब ये I2 फ्लो होगा तो डेफिनेटली यहां पर एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो N2 में भी यानी सेकेंडरी में भी एक फ्लक्स जनरेट होगा, और वो फ्लक्स को मैं मान रहा हूं फाई टू। और उस फाई टू का क्या नेचर होगा, जिस कॉज से वो जनरेट हो रहा है यानी फाई से जनरेट हो रहा है, उस फाई को वो अपोज करेगा। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा, ड्यू टू दिस दिस चेंज, ये जो फाई की वैल्यू है ये रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू दिस व्हेन फाई टू अपोजेस फाई, दिस फाई स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। ठीक है, और ट्रांसफार्मर की ये प्रॉपर्टी है कि फाई को हमेशा कांस्टेंट रखेगा वो, तो फाई की वैल्यू यहां से क्या हो रही है, रिड्यूस होनी स्टार्ट होगी। अब अगर ये फाई रिड्यूस होगा तो उसके चलते यहां पर जो इंड्यूस ईएमएफ E1 था, जो यहां पे इंड्यूस हो रहा था, ये भी रिड्यूस होगा। देखिए कॉन्सिक्वेंसेस देखिए एक एक करके वन बाय वन। मैंने आपको क्या कहा कि अगर यहाँ पर फाई फाई रिड्यूस हो रहा है, अपोज कर रहा है, तो फाई रिड्यूस होगा तो E1 रिड्यूस होगा, सो फाई स्टार्ट्स रिड्यूसिंग, हेंस हेंस E1 आल्सो रिड्यूसेस, आल्सो रिड्यूसेस। अब देखिए E1 क्यों जनरेट हुआ था, E1 एक सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ था यहाँ पर कॉइल में, तो E1 जो था सेल्फ इंड्यूस था। अब ये किस लिए जनरेट हुआ था, V1 को अपोज करने के लिए, तो हमेशा ये चाहेगा E1 कि V1 इज इक्वल टू E1, ये कंडीशन हमेशा बनी रहे, करेक्ट। और अभी क्या कंडीशन बन रही है कि E1 जो है वो रिड्यूस हो रहा है,
तो ये कंडीशन, तो इसके लिए क्या करेगा, अब E1 को क्या होगा, इंक्रीज होना होगा। सो टू मेंटेन दिस कंडीशन, टू मेंटेन दिस कंडीशन E1 ड्रॉ मोर करंट, मोर करंट। अब वो करंट कहां से लेगा, वो करंट कहां से लेगा, प्राइमरी से। इसका मतलब यहां से वो क्या करेगा, करंट ले रहा है, ज्यादा करंट लेगा यहां से। तो अगर यहां से ज्यादा करंट लेता है तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो अब E1 अगर ज्यादा करंट लेता है तो ज्यादा करंट यहां पर इनपुट साइड में, जो पहले जो करंट फ्लो हो रहा था, इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं, पहले करंट कितना था, I0, ठीक है। अब इस E1 को क्या है, E1 को ज्यादा करंट की जरूरत है, तो ज्यादा करंट की जरूरत है तो यहां से क्या करेगा कि एडिशनल करंट यहां से सोर्स से ड्रॉ करेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो एडिशनल करंट ये ड्रॉ करेगा उसको मैं एज्यूम कर लेता हूं कि वो I1 डैश है, ठीक है। तो यहां से जो एडिशनल करंट, यानी टू मेंटेन टू मेंटेन टू मेंटेन कांस्टेंट to maintain constant flux phi, the I0 will draw additional current, एडिशनल करंट। और वो करंट, एडिशनल करंट में क्या मान लेता हूं, दैट इज I1 फाइव, ठीक है। तो दैट एडिशनल करंट इज I1 फाइव। तो अब यहां से एडिशनल करंट मैं यहां पे I1 फाइव मेंशन कर देता। टोटल जो इनपुट करंट होगा I1, अब जो I1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, I0 प्लस I1 फाइव, एंड these all are basically वेक्टर करंट, ठीक है। तो वेक्टर फेजर्स के थ्रू हम इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब जो एडिशनल करंट जो यहां से ड्रॉ कर रहा है वो I2 के क्या है, दिस एडिशनल करंट I1 डैश इज इन फेज अपोजिशन, इज इन फेज अपोजिट ऑफ I2। क्यों, देखिए उसका रीजन मैं बता रहा हूं, जब तक ये I1 इसके फेज के अपोजिट नहीं होगा तब तक ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं आउट नहीं करेंगे। यानी I2 के कारण जो यहाँ पे फ्लक्स आ रहा था और I1 डैश के कारण जो यहाँ पे फ्लक्स आ रहा है वो दोनों एक दूसरे को क्या करने चाहिए, कैंसिल करने चाहिए। अगर वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो फिर कांस्टेंट फ्लक्स इस ट्रांसफार्मर में मेंटेन हो जाएगा। तो उस कंडीशन के लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो फ्लक्स जनरेट हो रहा था यहां से, उसको मैं ले सकता हूं N2 I2, this flux at the second, this is equal to N1 I1 डैश। तो यहां से मैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, यहां से I1 डैश की जो वैल्यू आ जाएगी I1 डैश इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इंटू N2 अपॉन N1 इंटू I2। सो बाय दिस वे, और N2 अपॉन N1 क्या है, दिस इज K। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस I1 डैश इज इक्वल टू K I2, ठीक है। ये एडिशनल करंट वहां से वो ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, एक एडिशनल करंट यहां से ड्रॉ होगा और दिस इज द बेसिकली द वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर एट लोड कंडीशन, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अब यहां पर हम इसको आइडियल केस लेकर के नहीं चलेंगे। यहां पे हम क्या एज्यूम करें कि ये एक प्रैक्टिकल केस है और प्रैक्टिकल केस में I1 करंट की वैल्यू या I1 डैश की वैल्यू फ्लो हो रही है और जिसके कारण अब ये सारे लॉसेस जो है हमें इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर मैं यहां से देखूं तो V1 और I1 का जो फेज है, मैं एज्यूम करता हूं कि यहाँ पे जो फेज है उसको मैं लेता हूं 5-1। मैंने एज्यूम किया कि V1 और I1 का जो फेज है वो I1, और V2 और I2 का जो फेज है वो किस पे डिपेंड करेगा, लोड पे डिपेंड करेगा। मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर ये रेसिस्टिव है, मान लीजिए अगर V2 I2 का फेज अगर मैं देखूं, अगर रेसिस्टिव है तो मान लीजिए अगर इसको मैं 5-2 मान रहा हूं, तो अगर रेसिस्टिव है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी V2 और I2 में
कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। V2I2 अगर फॉर रेसिस्टिव लोड, अगर ये कैपेसिटिव लोड है, इन दैट केस जो आपको पता है phi2 मींस जो करंट है, आपका जो करंट है वो क्या करेगा, लीड करेगा एज कंपेयर टू वोल्टेज। सो दिस इज लीडिंग, एंड इफ इंडक्टर इज देयर, इन दैट केस V2I2 दिस phi2 करंट इज लैगिंग। तो इस तरह से अब तीनों लोड को अलग अलग एज्यूम करके मुझे यहाँ पे क्या ड्रॉ करना होगा, फेजर डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो आइए देखते हैं फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं रेसिस्टिव सर्किट के लिए देखूंगा, फिर इंडक्टिव के लिए, और फिर कैपेसिटिव के लिए फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहां तक मेरे को लगता है आप लोग को क्लियर होगा। दिस इज द ऑपरेशन ऑफ दिस ट्रांसफार्मर। और अब फेजर डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल है। तो फेजर डायग्राम अगर आप एक का भी समझ जाते हैं अच्छे से, तो हम बाकी का भी फेजर डायग्राम इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। ये फेजर डायग्राम देखते हैं फॉर रेसिस्टिव सर्किट। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें एक रेफरेंस लेना होगा। तो मैं यहाँ पे जिस फाई, ये जो फाई है इसको मैं रेफरेंस में ले रहा हूँ और इसी के थ्रू मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो सबसे पहले रेफरेंस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, दिस इज बेसिकली फाई, करेक्ट। अब यहाँ से देखिए फाई से यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है, अगर मैं लॉसेज अब कंसीडर कर रहा हूँ, पहले मैंने कंसीडर किया था V1 इजिकल टू E1, लेकिन अब मैं यहाँ पर लॉसेज कंसीडर कर रहा हूँ, इसमें मैं इसको V1 डैश क्या है, जस्ट इसका वोल्टेज। ठीक है, तो V1 डैश जो है फाई के साथ, प्रीवियस में भी मैंने नो लोड कंडीशन लिया, V1 डैश जो फाई के साथ बनेगा वो आपका क्या आएगा, वो आएगा आपका 90 डिग्री फेज। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया आपका, दिस इज V1 डैश, इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या हो गया आपका V1 डैश। ठीक है, 5 पे। और अगर मैं यहां से देखिए, यहाँ पे क्या है E2, और यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है उसको मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, V2। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि E2 इज इक्वल टू V2, तो उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका E1 करेक्ट, और E2 भी इसी के डायरेक्शन में होगा, E2 इज इन सेम डायरेक्शन। और अगर V2 की बात करूं तो V2 क्या, E2 इज इक्वल टू V2, करेक्ट। E2 ही V2 के बराबर होगा। और यहां से मैं लिख सकता हूं V2 की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं आपसे पूछूं यहां से V2 की वैल्यू क्या होगी, तो रेसिस्टिव लोड है, मतलब आप क्या कह सकते हो I2 R2। अगर ये रेसिस्टिव लोड है R2, आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा। अब अगर यहां से मैं देखूं, यहां से आप देखिए I0 करंट हमने पहले रिप्रेजेंट किया था। तो अगर ये देखिए, अगर ये I2 है तो I1 डैश, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके अपोजिट होगी। मींस ये वैल्यू होगा, दिस वैल्यू इज I1 डैश। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो गया आपका I1 डैश। और यहां से अगर मैं ड्रॉ करूं I0 को कैसे ड्रॉ करेंगे, I0 मैं एज्यूम कर लेता हूं, ये हो गया मेरा, ये दिस इज I0। ठीक है, I0 आपको पता है I0 इज द करंट एट द प्राइमरी साइड व्हेन सेकेंडरी इज ओपन, ऑलरेडी मैं बताया। अब I0 के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा आपका IM साइन, ठीक है, वी कैन से सिंपली मैग्नेटाइजिंग करंट, वी कैन राइट IM I0 साइन कॉस ओमेगा टी, इस साइड होता है साइन ओमेगा। तो ये हो गया आपका IM साइन रहता है, IM मैग्नेटाइजिंग करंट। और इस साइड आपको पता था एक करंट होता था, वी रिप्रेजेंटेड IW, दैट इज द ED करंट एंड लॉस करंट। ठीक है, अब देखिए I1 डैश और I0 इन दोनों के रिजल्टेंट से क्या निकल रहा था, I1 डैश एंड I0 प्लस I1 डैश इज द टोटल इनपुट करंट I1। तो वो करंट मैं ड्रॉ कर देता हूं, उसका फेजर में ड्रॉ कर देता हूं। तो मान लेता हूं ये करंट जो है, ये दिस करंट इज I1 करंट विच इज बेसिकली द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू करंट। ठीक है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बनाना है, आप बिल्कुल समझ करके चलिए। यहां तक मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है,
तो आई नॉट करंट ये हो गया, और आई नॉट और आई वन डैश के रिजल्टेंट से क्या आया, आई वन आ गया। ठीक है, अब देखिए वी वन डैश में क्या है, लॉसेज है। ठीक है, तो लॉसेज क्या है, अगर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मैं लॉसेज के विषय में, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ रेसिस्टिव लॉस होता है और कुछ रिएक्टिव लॉस होता है। तो अगर रेसिस्टिव और रिएक्टिव लॉसेस को मैं ड्रॉ करता हूं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें V1 डैश में I1 R1 मींस रेसिस्टिव लॉस को क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ये लॉस हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये जो मैंने ऐड किया ये हो गया हमारा I1 मींस जो टोटल इनपुट करंट है I1, और ये हो गया R1, जो भी इस साइड लॉस के कारण जो भी यहाँ पे रेसिस्टेंस आ रहा होगा R1 प्लस JX1, ऐसे होता है R1 प्लस JX1। और यहां से अब आपको पता है, यहां से 90 डिग्री पे, यहां से 90 डिग्री पे कौन से लॉस होंगे, यहां से 90 डिग्री पे जो लॉस होगा, दिस वन, ये जो लॉस है ये क्या है, JX1 I1, करेक्ट। देखिए यहां से ये लॉस, अब जो टोटल रिजल्टेंट V जो निकलेगा, रिजल्टेंट V क्या होगा, ये आपको यहां से अगर मैं ज्वाइन कर दूं इसको लाइक दिस, इफ आई ज्वाइन दिस वन, तो ये चीज क्या हो गया, व्हाट इज दिस फेजर, दिस फेजर इज V1। so now you can easily see how we can draw the phasor diagram of the transformer at the load condition for the resistive load। ठीक है, ये फेजर डायग्राम मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या लिया, फाई लिया, फाई एज्यूम एज ए रेफरेंस, फाई इज एज्यूम एज ए रेफरेंस। फिर और क्या है, आई एम आपको पता है, आई एम क्या है, आई एम इज द मैग्नेटाइजेशन करंट, मैग्नेटाइजेशन करंट, दिस इज आई एम, करेक्ट। ठीक है, आई नॉट इज द इनपुट करंट when no load at secondary, when no load at secondary, करेक्ट। आई नॉट और आई एम आई डब्ल्यू ये अगर आपको समझना हो तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, जो जहां पे मैंने समझाया हुआ है आई नॉट आई एम का। ठीक है, आई डब्ल्यू इज द ईडी करंट, और वी कैन से दिस इज बेसिकली द हीट लॉस। ठीक है, करेक्ट। आई वन क्या है, आई वन इज द वेक्टर सम ऑफ आई नॉट प्लस आई वन डैश, दिस इज द वेक्टर सम ऑफ दिस आई वन डैश। ठीक है, वी वन डैश इज इक्वल टू माइनस ई वन, करेक्ट, एंड दिस वी वन इज इक्वल टू, we can say this V1 is equal to minus E1, negative of this, and the V1 is equal to this losses means this current. So we can write V1 is equal to V1 dash means this voltage, V1 dash this voltage plus I R1 plus JX1, this R1 प्लस JX1 वेक्टर सम है, सभी वेक्टर सम है, तो 90 डिग्री पे सम किया, जो रिजल्टेंट आया वो क्या हो गया आपका V1 हो गया। तो दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर द रेसिस्टिव सर्किट। वी विल सी द फेजर डायग्राम फॉर इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट। मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया है क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो रेसिस्टिव सर्किट के लिए हमने डिस्कस कर लिया, अगर आपको ये समझ में आ गया, इसके बाद कैपेसिटिव और इंडक्टिव के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास एंड थैंक यू।